सैकड़ों लोगों के नरसंहार का मास्टरमाइंड और पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने वाला नक्सली प्रशांत बोस की 3 अप्रैल को मौत हो गई। प्रशांत बोस नक्सलियों में वो नाम था जिसके खिलाफ झारखंड में 70 से ज्यादा मामले दर्ज थे और 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया था। प्रशांत बोस को साल 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, सटीक खुफिया रणनीति और केंद्र सरकार की सख्त नीति के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे सभी नक्सल प्रभावित रहे राज्य अब तेजी से इस समस्या से उभरते नजर आ रहे हैं। और हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि माओवादी संगठन का ढांचा बिखरते हुए नजर आ रहा है। बड़े नेता मारे जा चुके हैं या फिर बाकी जो बचे हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बचे हुए कैडर सीमित इलाकों में सिमटते जा रहे हैं। लेकिन आज हम नक्सलियों को सबसे बड़ा और 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो नक्सलियों का लीडर बना। जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से। झारखंड जो लंबे समय तक नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता रहा है, लेकिन झारखंड पुलिस द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कारण राज्य का करीब 95% हिस्सा नक्सल मुक्त हो चुका है और अब सरांडा में नक्सलियों की संख्या घटकर केवल 40 रह गई है। प्रशांत बोस की अब जब मौत हुई तो एक बार फिर से उसका नाम एक बार चर्चा में आ गया। प्रशांत बोस वो नाम था जो एक समय पर पुलिस महकमा का प्राइम टारगेट हुआ करता था। उसको माओवादी संगठन में महासचिव नंबला केशव राव के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता था। संगठन के भीतर उसे किशन दा, मनीष और बूढ़ा जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। उसका नाम रणनीतिक फैसलों और संगठन की दिशा तय करने में एक निर्णायक भूमिका के लिए भी जाना जाता था और कहा जाता है कि संगठन में जितने भी अहम फैसले लिए जाते थे वो इसके मर्जी के बाद ही लिए जाते थे। 2021 में झारखंड पुलिस ने उसे सरायकेला खरसावां जिले में हाईवे के एक टोल प्लाजा पर उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद था। रांची जेल में बंद रहने के दौरान प्रशांत बोस उम्र के आखिरी पड़ाव पर श्री भागवत गीता पढ़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल की लाइब्रेरी में पिछले 3 महीनों से 2 बार भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण इशू करा चुका था। वह ठीक से चल नहीं पाता था, कई तरह की बीमारियों से पीड़ित था, जिसकी वजह से जेल के डॉक्टर नियमित तौर पर उसका इलाज करते थे क्योंकि काफी ज्यादा उसकी तबीयत खराब रहती थी और इसी कारण वे ज्यादातर वक्त पढ़ने में या फिर सोने में गुजार देता था। उसकी पत्नी शीला मरांडी जो इस वक्त उसी जेल में बंद है, जो नक्सलियों के संगठन की शीर्ष कमेटी की मेंबर रही, उस पर भी दर्जनों मामले हैं और उसी जेल के महिला सेल में बंद शीला से प्रशांत बोस की मुलाकात हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कराई जाती थी और ये सिलसिला आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया जब 85 साल की उम्र में प्रशांत बोस ने अपनी अंतिम सांस ली। प्रशांत बोस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला था। भारत में 60 से दशक में हिंसक नक्सली आंदोलन की शुरुआत के वक्त से ही वे इससे जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि पिछले 4 दशकों में देश में जहां कहीं भी नक्सली हिंसा की वारदात हुई, उसकी योजना में प्रशांत बोस का कनेक्शन रहा। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और एनआई सहित 5 राज्यों में पुलिस 40 सालों तक उसके पीछे लगी रही। इसके पहले वे 1974 में सिर्फ एक बार गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 1978 में जेल से निकलने के बाद से वे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में नक्सलियों द्वारा अंजाम दिए गए सामूहिक कत्लेआम की योजना बनाने से लेकर उन्हें अंजाम देने तक सब में प्रशांत बोस का एक बड़ा हाथ रहा। उस समय उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए की राशि भी घोषित कर दी गई थी। यह ऐलान कर दिया गया था कि जो कोई भी प्रशांत बोस को पकड़ेगा उसे इतनी राशि दी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस वक्त तक वो 200 से अधिक नक्सली वारदातों को अंजाम दे चुका था। उसके नेतृत्व में कई बड़े हमले और संगठनात्मक निर्णय लिए गए जो नक्सली गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। तकरीबन 5 साल पहले जब प्रशांत बोस को गिरफ्तार किया गया, तब झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने इसे झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताई थी। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की। उसने इस दौरान बताया कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने जो सामूहिक नरसंहार अंजाम दिए, उसकी योजना और रणनीति कैसे बनाई जाती थी और किस तरीके से वे संगठन और में शहीदी जत्थे तैयार किए करते थे। पुलिस पूछताछ में उसने नक्सली हिंसा की घटनाओं पर कभी अफसोस या पछतावा नहीं जताया। हर बार उसने उसको गर्व के साथ बताया कि किस तरीके से उन्होंने इन सब घटनाओं को अंजाम दिया। उसने स्वीकार किया था कि 80 और 90 के दशक में
बिहार के बघौड़ा, दल्लेचक और बारा नरसंहार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की सामूहिक हत्या जैसी वारदात की योजना में उसकी भागीदारी रही थी और इस बात का उसे कोई भी पछतावा नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस दिशा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता भी हासिल की और अब स्थिति यह है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य, जो कि काफी ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य माने जाते हैं, वहां पे नक्सलों की संख्या बेहद कम हो गई है और वे सब अब सीमित इलाकों में सिमट के रह चुके हैं। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सीआरपीएफ, कोबारा और राज्य सरकार की पुलिस लगातार इन बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है ताकि जल्द से जल्द उन नक्सलियों को भी खत्म किया जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता भी हासिल की और अब स्थिति ये है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां पर नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वहां अब इनकी संख्या बेहद कम रह गई है और जितने बचे हैं वो बस कुछ ही इलाकों में सिमट के रह गए हैं। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सीआरपीएफ, कोबरा और राज्य सरकार की पुलिस लगातार इन बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन नक्सलियों को भी खत्म किया जा सके और आने वाले समय में इन पर निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे देश पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो सके। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी अमित शाह ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा था कि देश अब नक्सल मुक्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है और जल्द वो समय आ जाएगा जब हम नक्सल से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था और इस दिशा में व्यापक सफलता भी मिली। ये कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग हथियार उठाकर व्यवस्था को चुनौती देते आए थे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों को गुमराह किया जा रहा था और नक्सलवाद को वैचारिक रूप से फैलाया जा रहा था और लगातार इनको बढ़ावा दिया जा रहा था। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक आदिवासी इलाकों में विकास नहीं पहुंच पाया। नक्सलवाद गरीबी की वजह नहीं बल्कि खुद गरीबी का कारण रहा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने 172 जवानों को मारने वाले खूंखार नक्सली हिडमा के मारे जाने पर इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें नारे लग रहे थे कि जितना हिडमा मारोगे उतनी हिडमा पैदा लेगा। इसके पहले भी राहुल ने उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया और ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बस्तर जैसे क्षेत्रों से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। देश जल्द ही पूरी तरीके से इस समस्या से मुक्त हो जाएगा और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने यह भी साफ कर दिया है कि ये समस्या अब अपने अंतिम दौर में है। बड़े नेताओं के मारे जाने, लगातार सरेंडर और सप्लाई चेन के टूटने से संगठन पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही जुड़ी नक्सलवादियों से जुड़ी या फिर इनसे जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर उनसे जुड़ी कुछ अलग कहानी या खबरें आती हैं तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों और कहानियों के लिए देखते रहें एयर नाउ। तमाम खबरों और कहानियों के लिए